बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया की तहसील करोड़ में। और लिया एक ऐसा हिस्ट्री वाला शहर है कि जो आज से 1550 साल पहले आबाद हुआ और ये एक टाउन की शक्ल अख्तियार कर चुका था तब जब इसके फाउंडर कमाल खान थे। और तहसील करोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत जिनका नाम शेख यूसुफ था और उन्होंने इंडस रिवर के अंदर तकरीबन 10 मिलियंस टाइम उन्होंने सूरह मुज़म्मिल की तलावत की। बिकॉज ऑफ दिस इस इलाके को करोड़ कहा जाता है, उन्हीं की इस याद में, उस पहचान में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग वर्कर हैं। इलाके में उन्होंने सरदारी और जगीरदारी निज़ाम के अगेंस्ट जो है एक ऐसी जहाद ऐसा किया, एक ऐसी जंग की। और ये मैं इसको ऐलान जंग इसलिए कहूँगी कि यहाँ जो आज भी निज़ाम तकरीबन 70% आज भी सस्टेन है, वो जगीरदारी का और सरदारी का निज़ाम है, जो आज भी लोगों के ज़हनों में, लोगों के दिलों में आज भी वही खौफ, आज भी वही बात, वही एक सिस्टम जो है आज सस्टेन है। लेकिन तकरीबन 30% जो है वो कम हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है सरदार हाजी अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब हैं, जो 2013 से 18 तक जो MPA रहे और अपोजिशन में रहे। अब वो मौजूदा MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बात हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे के बारे में, बात करेंगे हम हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी पर, बात करेंगे हम इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी पर और कुछ ऐसे इश्यूज़ पर जो फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड हैं और जिस तरह से पेशियाँ जो अदालत में उनकी हो रही हैं। और बात करेंगे हम मौजूदा सियासत पर, बात करेंगे हम मौजूदा निज़ाम पर, और इसी तरह हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मसाइल जो हैं करोड़ तहसील के। चूँकि ये लिया की एक बहुत बड़ी तहसील है लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल वाइट कॉलर, जानते हैं कि रेड जोन करार दिया गया था सैलाब की वजह से। उस पर भी हम बात करेंगे, नशेबी इलाकों पर, क्योंकि नशेबी इलाके भी इसी तरह सरदार साहब का हिस्सा हैं, उनके हल्के का हिस्सा है। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात सरदार हाजी अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर पहला जो सवाल है मेरा आपके साथ वो ये है कि जगीरदारी और सरदारी निज़ाम के अगेंस्ट जो आपने एक बेड़ा उठाया है, कितनी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी और लोगों के जहन से किस तरह से आपने लोगों को मोटिवेशन दी और किस तरह से लोगों को आपने उजागर किया कि उठे, हम एक आज़ाद कौम हैं? जी बिल्कुल, जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल सरदारी निज़ाम था और लोग डर के मारे वोट दिया करते थे और मतलब बहुत खस्ता हालत थी लोगों की। तो मेरे वालिद साहब यहाँ मियाँ वाली से यहाँ 1954 में यहाँ माइग्रेट करके आए थे, तो तभी से यहाँ पे वो थे। उनकी सारी ज़िंदगी के हम ज़िम्मेदार थे यहाँ के बड़े, और उनकी खिदमात थी। उनकी खिदमात के सिरे में लोगों ने मुझे 2013 में MP इलेक्ट किया। जब मैंने स्टार्ट लिया तो ये लोग मतलब इस सीरियस भी नहीं लेते, इस बात को सीरियस नहीं लेते कि आप भी पॉलिटिक्स कर सकेंगे इस बड़े सरदारी निज़ाम में, जागीरदाराना निज़ाम में और जुल्म के निज़ाम में, जहाँ पे लोग अपनी बेटियों के रिश्ते भी सरदारों से पूछ के किया करते थे। तो मैंने अल्लाह पे डाली, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह मुझे हर जगह पे सपोर्ट करता है। क्योंकि आप जब मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी तो आपको ये नज़र आएगा कि मैंने हमेशा गरीब का साथ दिया, हमेशा अल्लाह पे रख के चला हूँ। देखिए इस पूरे हल्के में मेरे घर के अलावा यहाँ कोई नियाजी फैमिली नहीं है जो हमारे रिलेटिव्स हों। मेरा अकेला घर है, हमारे घर के पहले 3 वोट थे, अब मेरा माशाल्लाह बेटा अब्दुल रहीम और बाकी घर वाले उनके वोट दर्ज हुए, तो अब हम 7 वोट हमारे हो गए। तो 8वां वोट भी हमें बाहर से मांगना पड़ता है। लेकिन एक सदाकत थी, एक हक के आवाज़ बुलंद करनी थी। और अपने उस्ताद, अपना जो मेरा सियासी उस्ताद है जो जनाब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने हमें टीच किया है। हम 2005 से 3 से मैं ज्वाइन की हुई थी PTI और 5 से हम खान साहब के करीब हो गए। तो जो कुछ हमने वहाँ से सीखा और सिर्फ जो सीखा उनसे उसी पे चलते रहे। ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन भी, ए अल्लाह तेरी बात करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। और हम डर उस वक्त इंसान का निकल जाता है इंसान के दिल से, जब ला इलाहा इल्लल्लाह बंदा पढ़ लेता है और उसको समझ लेता है तो फिर इंसानों का, सरदारों का, जालिमों का डर दिल से निकल जाता है। तो मैंने इस स्टाइल से पॉलिटिक्स स्टार्ट की। उसके बाद एक टाइम आया कि मैंने फिर अपनी बिरादरी बनाई। वो बिरादरी यूँ थी कि आपकी इन्फॉर्मेशन शायद ना हो कि मैंने यहाँ पे 800 नीडी, बहुत गरीब, बिला तफरीक
ना कोई अपना वोटर देखा, ना किसी का, सिर्फ अल्लाह की मखलूक को देखा और सिर्फ गरीब को देखा। मैंने 800 बेटी की शादी की है यहाँ पे, 800 में है सर जी, 800 बेटी की मैंने शादी की है, वो मेरी बेटियाँ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी किसी बड़े बड़े लोगों के साथ टक्कर लेता हूँ गरीबों के लिए, तो 800 बेटी का जब हाथ अल्लाह की तरफ बुलंद होते हैं दुआ के लिए, तो वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। वो मेरी कौम भी है, वो मेरी फैमिली भी है। अब मैं ख़ानदान वाला भी हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा कोई नहीं था अल्लाह के सिवा। अल्लाह ने मुझे, पता नहीं, मैं गुनाहगार सा इंसान हूँ, अल्लाह ने मुझसे मेरे हाथ से कुछ काम ऐसे कराने थे। अल्लाह के पास और भी लोग हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे चुना और अल्लाह ने इस गरीब अवाम को आज़ादी दिलाई। इस सरदारी जागीरदाराना निज़ाम और नाइंसाफ़ी के निज़ाम जो इमरान खान साहब जो मोटिव पे चल रहे हैं, उस मोटिव पे लोगों को लाने के लिए अल्लाह ने मेरी मदद की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा करोड़, मेरा फतेहपुर, मेरा चौबारा, मेरा डिस्ट्रिक्ट लिया बहुत हद तक, और लोग मुझे समझते हैं कि मैं इमरान खान का सेकंड हूँ इन लिया। तो इसलिए मैं पूरे लिया की बात करता हूँ कि आज लोग लिया के आज़ाद हो चुके हैं और लोग अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले करने लग गए हैं। बिल्कुल सही सर। जो 2018 में काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, ऐसे लोगों को निगलेक्ट किया गया टिकट के लिए। आपको क्या लगता है इस दफ़ा रिज़ल्ट कैसा रहेगा? क्या जिस तरह से आप लोगों के रिज़ाइन जो हैं, कुछ के एक्सेप्ट हुए हैं, कुछ के नहीं हुए, बात जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगी या ज़िमनी की तरफ जाएगी? जी, पहली बात तो यह है कि 2018 में आपको पता है इलेक्टेबल्स की हमें ज़रूरत थी। हमारे पास वर्कर्स थे, इलेक्शन तो कंटेस्ट कर सकते थे, अच्छा वोट तो ले सकते थे, लेकिन जो हमने गवर्नमेंट बनानी थी, इस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करना था, ये जो प्रोटोकॉल सिस्टम था इसको ख़त्म करना था, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़े। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमने अपने नैरेटिव से भी थोड़े से कंप्रोमाइज़ किए, क्योंकि इस मुल्क की उसको ज़रूरत थी। हमने ऐसे लोग लिए और वो लोगों को चेहरे सामने आ गए। जैसे आपने देखा कि 50-50 करोड़ की मंडी लगी, वो लोगों की शक्लें सामने आ गई, वो हमें पता चल गया अभी कौन थे और हमारे क्या गलत फैसले थे। रजीम चेंज हो गई, उसके बाद अब हम जो टिकट्स देंगे इंशाल्लाह, जो मिलेंगी टिकट्स, वो इंशाल्लाह वर्कर्स भी होंगे और वो लोग होंगे जो जितना प्रेशर आया जहाँ से भी आया और पैसों की ऑफर्स हुई बड़ी अच्छा, और पार्टीज जिनकी टिकट के लिए लोग मारे फिरते थे, उन लोगों ने हमें टिकट्स की ऑफ़र थी। और किसी ने बंदे ने, जो अब हम खड़े हुए हैं खान साहब के साथ, 100 राउंड अबाउट 137 लोग वफाक में खड़े हुए हैं, और बाकी आपके सामने पंजाब जो खड़े हुए लोग जो लौटे हुए थे, उनको जो हशर हुए वो भी आपके सामने है। तो वो अब हमारे सामने वो आ गई है कि जो प्योर पीटीआई है, जो प्रो पाकिस्तान है और सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, उनका मरना जीना पाकिस्तान है। उन्होंने यहाँ से बाहर जाकर ना जजीरे लेने हैं ना कुछ और लेना है, उन्होंने जीना मरना पाकिस्तान में है, उनकी जायदादें पाकिस्तान में है, उन्होंने हिसाब भी पाकिस्तान में देना है, उन्होंने सब कुछ पाकिस्तान में होना है। तो अब हम लोग ऐसे इस साइड पे पहुँच चुके हैं कि हमें पता चल चुका है कि हमने कैसे इस मुल्क को चलाना है, कौन से लोगों को टिकट्स देनी है जो कि ओहदों पर आके फिर इस मुल्क का सौदा ना करें, अपने ज़मीर का सौदा ना करें, खुद को बेचें नहीं, इन लोगों के इज़्ज़त को ना बेचें। तो इंशाल्लाह आपको इस 2022 में होगा इलेक्शन, इसी साल होगा और जनरल इलेक्शन होगा। अब कोई ये जो ड्रामा चल रहा है, इस्तीफे कुछ मंजूर कर लिए और कुछ नहीं किए, ये ड्रामा चल रहा है, लेकिन उस ड्रामे का इलाज भी खान साहब ने किया हुआ है। अब जब इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह 2 साल देखेंगे भी किसी ऐसे बंदे को टिकट नहीं मिलेगी। ये खान साहब ने भी शोर किया था, जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, कमिटेड रहे, अपने वादे में कायम रहे, एक तो टिकट्स उनको मिलनी है। और जिन हल्कों में हम हारे हुए थे वहाँ पे अब टिकट्स जो है वहाँ पे हमने देनी है। आप देखेंगे वहाँ पे या तो वर्कर को मिलेगी या ऐसे बंदे को मिलेगी जो जीतने की पोजीशन में भी होगा। अब जीतना तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह बल्ले को लोगों ने वोट देना है, ना मजीद खान को वोट देना है ना किसी और को। इंशाल्लाह खान के नैरेटिव को वोट देना है और पाकिस्तान को वोट देना है, खान को वोट देना है। उन हल्कों में आप देखेंगे कि बड़ी मेरिट पे टिकट होगा और कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा टिकट में सामने नहीं आएगा जो एलिगेटेड हो, जिससे लोग तंग हो या ये पाकिस्तान को कि सालमियत और खुददारी और हकीकी आज़ादी पे जो कंप्रोमाइज़ करता हो। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से रेड जोन करार दिया गया है लिया को और काफ़ी एक बड़ा स्लैबी रेला जो है उसकी गुजरगाह भी इंडस्ट्री वर्चू के नियरेस्ट है, बिल्कुल कितनी तबाही हुई यहाँ, कितने लोग मुतासरा हुए और नशेबी इलाकों का चूँकि हल्का भी बनता है आपका, सियासी नुक्ता नज़र से सर आपने कौन कौन सी सहूलियात उनको दी हैं? देखिए, जो पहले तो ये बात है कि जो ये सैलाबी रेला आया है इससे हमारा तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 20 से 25 हज़ार एकड़, तो वहाँ पानी तो ज़्यादा पे आया है लेकिन 20 से 25 हज़ार एकड़ पानी में बह गया है, जिसको हम दरियाई कटाव कहते हैं।
तो वो कटाव हो गया है। वो लोगों की ज़मीनें थी, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उनकी ज़मीनें बह गई हैं। जो जिनके पास लोग मुलाजमतें करते थे, अब उनका अपनी ज़मीन बैठने की नहीं है। अब बेचारे वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? जिनके मुलाजिम हुआ करते थे, शायद अब वो किसी के मुलाजिम होंगे। हमारी दुआ भी अल्लाह ताला उनको बेहतर ज़िंदगी अता फरमाए। तो उसमें यह है कि 3 लाख लोग, जो मेरा हल्का है, डिस्ट्रिक्ट लिया का मैं एक पार्ट हूँ, बकर से स्टार्ट, बकर जहाँ ख़त्म होता है मेरा हल्का स्टार्ट होता है, और मिड में जाके फिर आगे लिया, आधा लिया आगे आता है। तो वहाँ से 2 से 3 लाख अफराद जो है मुतासिर हुए हैं, और फसलें तो बेतहाशा तबाह हुई हैं। मैंने आपको बताया कि 10,000 एकड़ के करीब तो बह गया है। उसके अलावा जो पानी आया हमारे बहुत सारे शहर, करोड़ शहर से, जहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है दरिया, लेकिन करोड़ शहर के बिल्कुल करीब आ गया था। जितनी भी रास्ते में फसल थी, गन्ने के अलावा जो भी फसल थी, सारी बह गई हैं, सारी ख़त्म हो गई हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अब अल्लाह का करम हुआ है कि पानी टूट गया है, पानी कम हो गया है। अब देखेंगे, हम जाएंगे इलाके में, अभी तो आपके सामने है कि अभी जो लोग मैसूर हो गए थे पानी में, उनको हम मेडिसिन भी नहीं पहुँचा सक रहे थे, क्योंकि बिल्कुल दरिया ने रुख बना लिया था उन बस्तियों की तरफ। और वो ऊँचे ऊँचे थलों पर उन्होंने घर बनाए हुए थे, खुद तो सेफ हो गए, जानवर उन्होंने निकाल दिए थे, बच्चे निकाल दिए थे, लेकिन हर घर में 1-2 लोग रह गए थे पारे के लिए, क्योंकि यहाँ चोरी चकारी शुरू हो जाती है। लोग यहाँ पे रात को आके शब खून मारते हैं, और बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, लोगों की सारी ज़िंदगी का असासा होता है। तो उन लोगों तक हम इंशाल्लाह कल कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ हम पहुँचें, मेडिसिन भी लेके जाएँ, खुराक भी लेके जाएँ उनके पास, उनका हाल अहवाल भी पूछें, क्योंकि अब पानी की रफ्तार कम हो गई है। क्योंकि जो ये 1122 की बोट्स हैं और जो प्राइवेट बोट्स हैं, ये बिल्कुल सामना नहीं कर सक रही थी दरिया का। इंशाल्लाह हम कल से जाएंगे और फिर अल्लाह खैर करेगा। और बाकी जिस दिन से सैलाब आए, आपने वीडियोस देखी होंगी, आप सोशल मीडिया पे देख लें कि मैं और मेरा बेटा अब्दुल रहीम, हम दोनों बाप बेटे ने सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे नींद की है। हम सैलाब जदगान के दरमियान में रहे। हमने तकरीबन 65 के करीब, 65 से कुछ ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं होगा, 65 के करीब ट्रैक्टर ट्रालियाँ दी हैं इलाके को, और उसमें हम ऑयल खुद डलवाते। हमने वहाँ पे चेक लगाया हुआ था, अभी कोई बंदा सैलाब जदगान से पैसे वसूल ना कर ले। हमने हर एक बंदे से, और हमारा 3 बंदे बैठे हुए थे, मॉनिटर कर रहे थे एक एक बंदे को, जहाँ से कॉल आते, फिर जब सामान उठा के उनका यूँ अच्छा सेफ इलाके में पहुँचाता था, तो फिर हम उनसे पूछते थे, आपसे किसी ने पैसे तो नहीं लिए? हमने बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से हमने ये सारा मैनेज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ़र्ज़ है। लोग हमारे पे देखें, हम पर जो फ़र्ज़ है, जो हम पे एहसान है इस धरती का, इस मिट्टी का एहसान है, और इस धरती के लोगों का एहसान है। जब ये लोग, जो हमारे इलाके का एक रिवाज है कि हमारे लोग इलाके की ख़वातीन बाज़ार में अपना सौदा सलफ खरीदने में नहीं आती, हाल इतना कि मर्द भी, उन औरतों के कपड़े मर्द खरीद के जाते हैं। लेकिन इन लोगों का एहसान है हम लोगों पर। अगर हम इंसान हो तो ये बहुत बड़ा एहसान है कि पोलिंग डे वाले दिन जो लोग अपने अस्पताल नहीं लेके आते अपने औरतों को, वो हमारे लिए गैर मर्दों के सामने से अपनी औरतों को गुजार के हमें वोट दे रहे होते हैं। हम ये एहसान ही नहीं उतार सकते उनके। तो ये तो हमने जो किया है, ये हमारा फ़र्ज़ था। शायद हक तो यह है कि हक अदा ही नहीं हुआ। अभी तो हमने बहुत कुछ करना है इन लोगों के लिए इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से हकीकी आज़ादी या ग़ुलामी का एक बहुत बड़ा नारा है, और इस बयानिया ने, मैं समझती हूँ कि लोगों के दिलों पर और जहनों पर मुकम्मल तौर पर राज भी किया है और हो भी रहा है। क्या लगता है आपको, किस हद तक जो है पाकिस्तान की तकदीर के बदलने के चांस हैं? जी, पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि मसीहा का पूछा जा रहा था, मसीहा आ चुका है। अब ये एक लंबी स्टोरी है कि हमने कैसे बताया लोगों को, कैसे समझाया कि मसीहा आ चुका है और कौन है वो। और वो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ साहब ही हैं, वो हमारे मुल्क के मसीहा हैं इंशाअल्लाह। तो अब जो आपका जो बेसिक सवाल था वो ये था कि लोगों को क्या वाकई पता चल चुका है ये आज़ादी, हकीकी आज़ादी, रजीम चेंज, ये चीज़ें थी क्या? मैं आपको बताऊं कि मैं गया हूँ कच्चे में, बहुत दूर दराज इलाका, कोई तालीम नहीं, आपने खुद देखा है, ना कुछ स्कूल है ना कुछ है। मैंने वहाँ कहा जी, भुट्टो साहब ने बंदे इकट्ठे, मुसलमान मुल्क इकट्ठे किए थे, ब्लॉग बना रहे थे, तो उनको फांसी दे दी गई, उसको सज़ा मिली। तो वो बुजुर्ग को कहने लगे कि भुट्टो ने 18 मुल्क इकट्ठे किए थे, हमारे खान ने 56 मुल्क इकट्ठे किए हैं। तो मैं हैरान हो गया हूँ कि एक कच्चे का बेट का इलाके का बंदा, उसको मैं बता रहा था रजीम चेंज कैसे हुई और क्या हुआ, ये क्यों मुल्क के साथ ऐसा हुआ, वो मुझे लुकमे दे रहा था कि आप कुछ भूल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लोगों को हकीकी आज़ादी का असल समझ आ जाइए है कि पहले तो लोग कहते हैं आज़ाद तो हम हो चुके हैं, ये कौन सी आज़ादी की बातें हो रही हैं। आज पता चला लोगों को। और मैं आपको मैडम बताऊं कि डॉक्टर साहब कि लोग हमें बताते हैं कि हम कैसे गुलाम थे। हम तो जाते हैं मीडिया पे, जाते हैं हमारा पार्लियामेंट में जाते हैं, हमें तो बहुत चीज़ों का ऐसा पता हो जो आम आदमी को नहीं पता होता। मैं आपको वल्लाह खुदा बता रहा हूँ कि आम आदमी हमें बताता है कि यार हम अब महसूस कर रहे हैं कि गैरतमंद लीडर आ गया है, अब हमें ऐसा मुल्क मिला है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत से बना हुआ मुल्क था, जो अल्लाह की
कि वहदानियत और अल्लाह के सुपर पावर पे यकीन रख कर ये मुल्क बना था, और इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम जो कायम होना था, रियासत मदीना की जो बात इमरान खान करता था, अब पता हमें चल रहा है कि खान साहब के इस रजीम चेंज के बाद स्टैंड जो खान का, वो हमें हकीकी वो वाली आज़ादी जो हम ये सोचते थे, वो आज़ादी अब हमें मिलने लगी है। बिल्कुल सही सर। करोड़ जिस तरह बड़ी तहसील है लिया की, और मसाइल का एक बहुत बड़ा घर भी है यहाँ। जिस तरह से आपने 3 लाख कच्ची आबादी का जिक्र किया, वहाँ 3 लाख के करीब तकरीबन लोग हैं, वहाँ स्कूल और हॉस्पिटल्स का ना होना, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आइंदा कुछ सालों में इस पर वर्क किया जाएगा? जी देखिए, मैं तो इनकलाबी वर्कर हूँ इस तहरीक इंसाफ में। मैंने तो इनकलाब बर्पा करना है। हम जिस हद तक हो सका यहाँ ये पानी, बेसिकली मैडम ये है कि मामला ये है कि जो ये दरिया है ना, ये रुख बदलता है। जैसे रुख इसका मगरब की तरफ होता है तो हमारे लोग यहाँ से ज़मीनें आबाद करने लग जाते हैं, क्योंकि ये सरकारी ज़मीनें नहीं हैं दरिया। तो जब ये दरिया रुख मगरब की तरफ करता है तो हमारे ये सरकारी ज़मीनें नहीं, ये हैं लोगों की आबा अजदाद की ज़मीनें। तो जैसे ज़मीन खाली होती है पानी से, लोग उसको आबाद करते हैं, फिर 10-5-6 साल पानी नहीं आता, फिर लोग सोचते हैं कि जो पानी अब तो आ नहीं रहा, अब हमें और जगहों पे घर बनाने की बजाय अपने रकबों में, अपने ज़मीनों में घर बनाना चाहिए। फिर बिल्डिंग्स खड़ी करनी शुरू कर देते हैं, फिर बड़ी बड़ी बस्तियाँ बन जाती हैं। अब देखें, हमारे पास 12 साल बाद आए, 12 साल बहुत बड़ा, जो बच्चा पैदा हुआ था वो समझदार हो चुका है, ठीक है ना जी। इस दौरानिए में उन लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई, घर बना लिए, अब पता नहीं कहाँ से सैलाब फिर आ गया, अल्लाह की आफत है। लेकिन हम उसको आफत कहते हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वो उसको मिसमैनेजमेंट कहते हैं पानी की, ठीक है ना जी। लेकिन हम तो अपने इलाके की बात करेंगे, जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई है। तो अब वो पानी गया है, लोगों घर बह गए हैं, जब स्कूल होते वो भी बह जाने थे, हॉस्पिटल्स बह जाने थे। तो उसका एक प्रॉपर तरीके से हम इसका सारा तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि पानी जितना मर्जी आ जाए, इस इलाके में जहाँ लोग शिफ्ट हो गए, अब उन लोगों ने वहाँ से वापस नहीं आना। अगर घर गिर गए, गवर्नमेंट इमदाद इंशाल्लाह कर रही है, नहीं भी करेगी, ये लोग ऐसे हैं कि उन्होंने वापस जाके घर वहीं बनाने हैं, वो थले मारेंगे। हम भी वैसे करेंगे कि जैसे लोग अपने घरों को सेव करने के लिए मिट्टी के टीले बना के ऊपर घर बनाते हैं, हम स्कूल और हॉस्पिटल इस इलाके में देंगे इंशाल्लाह। ये इनकलाबी कदम भी होगा, और जो अगर हम ये कर जाते हैं और इंशाल्लाह खान साहब के विजन के मुताबिक हम ये करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे इलाके में अवेयरनेस और लोगों की आगे ज़िंदगी जो आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। सर, आपने ये जो टर्न्योर आपका 3.5 साल का गुजरा है, इसमें आपने कौन कौन से तरक्याती काम करना है? जी, मैंने यहाँ पे 4 कॉलेजेस दिए हैं। यहाँ पे हमारा 2010 के सैलाब के बाद टोटल जो रोड्स का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसमें PTI की हुकूमत ने हमें फंडिंग की है, मेरे MPAs हैं साथ, मैं हूँ। हमने तकरीबन जहाँ से हम और आप इकट्ठे वाड़ा से आए हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे कोई रोड शोड नहीं था। ये 2010 के बाद बिल्कुल डिमोलिश हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। ये हमने सब नए बनवाए हैं। अब स्ट्रक्चर बराबर हुआ था, रोड कुछ बेहतर हो गए थे, कुछ क्या तकरीबन 90% बेहतर हो गया था इस PTI की पिछली हुकूमत में। अब फिर सैलाब आ गया, फिर बात वहीं की वहीं चली गई। तो हम इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ करने लगे हैं। हमने स्कूल अपग्रेड कराए हैं, हॉस्पिटल्स अपग्रेड कराए हैं। हमारा जो जहाँ तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ पे चिल्ड्रन वार्ड नहीं था, यहाँ कार्डियोलॉजी वार्ड नहीं था, यहाँ पे डायलिसिस वार्ड नहीं था, हमने सारे यहाँ पे इसी दौर में ही बनवाए हैं। और ख़ास तौर पे हम सिपर बंद बनवा रहे थे, जिस इलाके जैसे सैलाब आया, ये मुसीबत आई हुई है हमारे पे, तो अगर वो बन जाता और कोरोना ना आता तो ये सिपर बंद जो है वो बन जाता, तो आज ये लोग सेफ़ होते, आगे जो भी होता ये हमारे लोग सेफ़ होते। लेकिन वो जो पैसे थे हमारे सिपर बंद के, वो सारे उठा के कोरोना की जो बहुत बड़ी एक आफत आई हुई थी उसमें डाल दिए गए थे। अब देखें, वज़ीर आला साहब परवेज़ इलाही साहब से रिक्वेस्ट भी की है, इंशाल्लाह इसके बारे में कोई अच्छा फैसला होगा। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से इमरान खान साहब को फ़ॉरेन फंडिंग केस में शामिल किया जा रहा है कि उनके पास फंडिंग जो है गैर ममनू है, क्या राय देंगे इस पर? क्या उनकी कोई गिरफ्तारी बनती है, या अदालत जो उनको मुख्तलिफ मौक़ों पर टाइम दे रही है, उनकी पेशगी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैसे मैं आपसे पहले मैं सवाल करूँगा कि ये आपका सीरियस सवाल है कि मासूमाना सवाल है, तो मुझे पता चल जाए ताकि मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दूँ। देखिए जी, हर बंदे को पता है कि इमरान खान वो बंदा है जिसने अपना कुछ भी बाहर नहीं रखा। इस मुल्क के लिए वो आया, इस मुल्क के लिए लड़ रहे। देखें, अल्लाह ताला ने उसने पॉलिटिक्स में आने से पहले अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत उनको दी थी। वर्ल्ड कप उनके हाथ से आया, अल्लाह ने उनके हाथ से शौकत खानम बनवा दिया, बहुत रिस्पेक्ट थी उसको। UK में शाही ख़ानदान का दर्जा मिलने वाला था, उसको ऑफ़र हुई, उसने ठुकरा दिया, वो पाकिस्तान के लिए आया। देखें, एक बंदा सारी दुनिया की आसाइशें ठुकरा के पाकिस्तान में आता है, आप क्या सोचती हैं कि वो करप्शन करेगा?
चलें वो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, तोशे खाने वाले को आप देख लें, उसको भी देख लें, उसके बाद और चीज़ें देख लें। इस बंदे के हाथ पे आप कल की बात देख लें, 1-2.5 घंटे में उसको कितना पैसा मिला है। अगर वो चोर होता, आप फॉरेन फंडिंग का केस के पैसे जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है वो पैसे भी ज़रा चेक कर लें, $20 $80, ठीक है, वो भी चेक कर लें। 2.5 घंटे में बैठ के उसने पूरी दुनिया से, इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ गवर्नमेंट वालों को, जो वफाक में गवर्नमेंट है, चैलेंज कर रहा हूँ इनको। आप देख, ये 2-2.5 घंटे नहीं, आपको मैं 2 साल दे रहा हूँ, इतने पैसे इकट्ठे करके दिखा दें। उसने 2.5 घंटे में बैठ के इतने पैसे इकट्ठे किए हैं कि इनके सबके मुंह बंद करके रख दिए हैं। अगर इनको शर्म हया हो तो ये केस और ये गिरफ्तारी और ये फॉरेन फंडिंग, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें, कहें कि हम इमरान खान को, एक फरिश्ता सिर्फ इंसान को, गलत बातें कर रहे थे, आज हमें पता चल गया, आवाम ने बता दिया। और ख़ास तौर पर उन ओवरसीज़ पाकिस्तान ने इतनी फंडिंग की जिन लोगों को खान ने हक दिया था वोट डालने का, EVM मशीन्स का कहा था, हमने कानून पास किया था, इन्होंने ख़त्म किया है। वही लोग बाहर से पैसे भेज रहे हैं जिनका इन्होंने वोट देने का हक से महरूम किया है, वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, खान साहब 1-2 दिन तक फिर बैठ रहे हैं। अब फिर देखिए, पहले तो अभी तो लोगों को पता ही नहीं था अभी खान साहब बैठ रहे हैं, अब तो सबको अवेयरनेस आ गई, भी खान साहब बैठ रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2.5 घंटे नहीं, 1 घंटे में इससे डबल पैसे इकट्ठे होंगे और फिर सबको मुंह बंद हो जाएंगे। इनको शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी जो खान साहब पे तोशा खाना और ये गंदी गंदी बातों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सही सर, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि जितने भी नशेबी इलाकों के लोग हैं, जिनकी घर बर्बाद हुए हैं, तबाह हुए हैं, आपने उनको ये कहा है कि जितनी ज़मीन उनका हिस्सा वहाँ जो है वो हस्ता हाल हो गया है, डाइवर्ट हो गया है या तबाह हो गया है, आपने उनसे कहा है कि आप उनके बताएं उनको और आप उनको ज़मीन देंगे। इस पे क्या आपका वो बयानिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम जी 10:30 2 मूव्स कर रहे हैं। जी। पहली बात यह है कि हम लोगों को पहले घरों से निकाल के लाए, हमने अब पानी उतर जाने के बाद उनको इज़्ज़तदार तरीके से घर पहुंचाना है। साथ ही उनके खुराक का बंदोबस्त करना है ताकि जितना उनका नुकसान हुआ है 2 महीने तक, बंदों को स्टेबल होते होते 2 महीने लग जाएंगे। 2 महीनों के हम फूड हैम्पर्स इंशाल्लाह कल से तकसीम करना शुरू कर रहे हैं और लोगों को वापस भी पहुँचा रहे हैं। पानी तकरीबन टूट गया है, नीचे आ गया। तो उसके बाद हमने अगली जो हमारी मूव्स होंगी वो ये होंगी कि जो लोग अब दरिया में बैठे हैं ना जी, उन्होंने घर तो छोड़ने नहीं है, लेकिन जब दरिया आता है, पानी आता है, तो वो लोग अपने बच्चों के साथ, पर्दादारों के साथ वो यहाँ आते हैं स्कूलों में। फिर उनके पर्दे का मसला है और बहुत सारे, आपको पता है, आप खुद खातून है, आप इससे ज़्यादा कौन जानता होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन जो लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में आते हैं, इनको हम 5 मरला स्कीम दें। यहाँ पे TDA का इदारा तरक्याती थल का रकबे बहुत पड़े हुए हैं, तो उनको 5-5 मरले स्कीम को उनको अलाट कर दें, 5 मरले, और एक कंडीशन लगा दें कि आप इनको बेच नहीं सकते, इनको बेच नहीं सकते। आए वहाँ पे वो घर खुद बनाएंगे, अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो घर बनाएंगे 5-5 मरले के। जैसे फ्लड आया करेगा कोई इशू नहीं होगा, हर कोई अपने घरों से उठेगा, घरों में बैठ जाएगा। फसलों का नुकसान होता है मैडम, वो तो गवर्नमंट सपोर्ट कर देती है, घरों का बहुत बड़ा इशू होता है। और ये दिन जो सैलाब के चल रहे होते हैं, ये बहुत बड़े टफ दिन होते हैं। ना उनको खुराक का मसला होगा, हमने उनको हैम्पर्स पहुंचा देने, उन्होंने अपना घर में या खाना शाना पका लेना है, वो उनका सिस्टम नहीं। हम चाह रहे हैं कि लोग आसानी से, जैसे वहाँ पे पानी है यहाँ आ जाएं, पानी ख़त्म हो अपने घर चले जाएं। ये हमारी प्रायोरिटीज़ में होगा कि हम सबसे पहले लोगों का ये हमारे जहाँ पानी नहीं आता वहाँ लोगों को ज़मीनें दें, 5-5 मतलब स्कीम के कुछ चक बनाएं ताकि लोगों को आसानी हो सैलाब के अंदर। बिल्कुल सही सर, हल्के के लोगों को क्या पैगाम देंगे, ऐसे हल्के के लोगों को जिन्होंने आपको इज़्ज़त से नवाजा, और अल्लाह, इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने आपको इतने ज़्यादा लोगों में चूज़ किया और इज़्ज़त भी दी, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ना एक तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह वाहिदुल्लाह शरीक का जितना भी शुक्र अदा करूँ मैं नहीं कर सकता, बस करता रहूँगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझ जैसी नाचीज़, और शायद मैं इस चीज़ का हकदार भी नहीं था, उससे बढ़ के अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दी, मुझे सब कुछ दिया मुझे अल्लाह ताला ने। बस मैं अपने हल्के के लोगों को यही कहूँगा, ये देखें, अच्छे और बुरे का पता उस वक्त चलता है जब मुसीबत आती है। मुसीबत आई, जिन लोगों ने आपको तरह तरह की लॉलीपॉप दे के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आप पे मुसीबत आई इलाके पे, जिन पे आई उन्हीं से पूछ लें कौन आया। अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी, कोई सियासतदान नहीं आया। आज शहाबुद्दीन खान साहब आए हुए थे, हमारे मिनिस्टर साहब थे, आज आए हैं वो। तो मैंने पिछले 12 दिन से, वल्लाह बा खुदा, ये मेरा बेटा बैठा है अब्दुर्रहीम, मैं बैठा हूँ, हमने पिछले 12-13 दिन से 2 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं की।
भागे हैं, जो कुछ हमसे हो सका है। ज़ाती तौर पे मैं कोई सरकारी फंडिंग मैंने इस्तेमाल नहीं की। जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की मैं बात कर रहा था, जो फूड हैम्पर्स अब जो दिए ये गवर्नमेंट के थे, हमने बाकी जो सपोर्ट किया अपनी जेब से दिया। ये हम इन लोगों का हम पे हक है। बस लोगों से ये कहूँगा कि पहचाने उन लोगों को। हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो लोग याद रखें जो आपकी मुसीबत में काम आते हैं और वही आपके अच्छे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं। तो मैं यही पैगाम दूंगा, हमने खिदमत करनी है। आपको पता है मेरे ख़ानदान का, मेरे घर का, हम खाने पीने वाले नहीं हैं, हम कमीशनें लेने वाले नहीं हैं, हम रजिस्ट्री मुहर लगवाने वाले नहीं हैं, हम ट्रांसफ़र्स कराने वाले नहीं हैं, हम किसी को तंग करने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ खिदमत के घर से हैं, हम बाप दादा से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार हैं। हमें नहीं है कोई हराम खाने की ज़रूरत, हलाल खाने वाले लोग हैं और दर्द दिल रखते हैं गरीब के बारे में। उसका सबूत आप भी आज भी आपने देखा, 2010 का सिलाब था, तब भी सब सियासतदान जो झूठे वादे कर करके वरगला के लोगों को वोट लेते थे वो छुप गए थे, फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ ना गए। उसमें भी आपने मेरा किरदार देखा, ये सैलाब है, आपने किरदार देखा। ये मैं कोई रियाकारी नहीं कर रहा, ये अल्लाह जानता है, अल्लाह की मखलूक जानती है। बस चुने, मुझे छोड़ दें, चुने उसको जो आपकी मुसीबत में आपके काम है। इस पाकिस्तान के लिए सोचे, इस लुटी फुटी धरती के लिए सोचे, इस ऐसे मुल्क के लिए सोचे जिस मुल्क को 1960 में जब लोगों जो दूसरे मुल्कों को कर्जा देता था, आज कितने कर्ज़ों तले दब गया, किन लोगों ने लूटा इस मुल्क को, उन लोगों को पहचान लें। खुदारा एक बंदा अल्लाह ने भेजा है, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, सफ़ीर इस्लाम इमरान खान को अल्लाह ने भेजा है। ऐसे लोग रोज़ रोज़ नहीं आते, अल्लाह की रहमत होती है, इसको ज़ाया मत करें। बस मेरा यही पैगाम है। अल्लाह आपको अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपनी ज़मीनों पे जो सैलाब की फैक्ट्री है, कोई मुसीबतों में, अल्लाह आपको अमान दे। जी तो नाज़रीन, ये थी हाजी अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम दिया उन्होंने, और नो डाउट हमें अपने मुल्क की बका को देखना है, मुल्क की सालमियत को देखना है और अपने आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए देखना है कि कौन है जो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, कौन है जो हमारे मुल्क की बका के लिए काम कर रहे हैं, कौन है जो चाहता है कि हमारा मुल्क स्टेबल रहे, और कौन है जो हकीकी आज़ादी और ग़ुलामी में डिफरेंस बताता है, कौन है जो हमारे मुल्क में ये चाहता है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे बच्चे आगे बड़े, मुस्तकबिल में एक अच्छे मुस्तकबिल के साथ इस दुनिया के सामने उभरे और तमाम जितने भी ममालिक हैं उनके सामने एक स्टैंड लेकर खड़े हों। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फ़ैसला आपका है, हमने आप पर छोड़ा है। अब देखते हैं कि आप क्या फ़ैसला करते हैं। इंशाल्लाह आपकी और हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।